जय हिंद। नमस्कार मान्यवर। देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार बेसिकली अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 22 तक दिए गए। तो आज की इस क्लास में हम लोग आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो एक नज़र सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद संख्या 19 पे डालते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद संख्या 19 जो है ये देश की सिटीजन्स जो है, भारत के जो नागरिक हैं, उनको 6 प्रकार के अधिकार प्रोवाइड करता है। तो हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद संख्या 19 का क्लोज नंबर 1 देखते हैं। क्लोज नंबर 1 बोलता है कि भारत के नागरिक जो हैं, जो देश के सिटीजन्स हैं, उनको बोलने एवं अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। यानी कि क्या बोलने की आज़ादी है और क्या अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। तो जो उनके आइडियाज़ हैं, यानी कि कोई भी इश्यू हो, यदि कोई भी मुद्दे के ऊपर उनकी राय हो, तो वो अभिव्यक्त करने की, उस टॉपिक के ऊपर, उस इश्यू के ऊपर बोलने की आज़ादी होगी। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद संख्या 19 बेसिकली ये बात बोलता है कि हर व्यक्ति को अपनी किताब छापने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को किसी भी मुद्दे पे भाषण देने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को फिल्म निर्माण का अधिकार होगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, पुस्तक क्या है? पुस्तक बेसिकली अपने जो आइडियाज़ हैं वो समाज के सामने स्पष्ट करने का एक तरीका है। फिल्म निर्माण क्या है? फिल्म निर्माण का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दिमाग में जो आइडियाज़ होंगे उसको समाज में रखने का एक तरीका हो जाता है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो भाषण क्या है? भाई भाषण भी तो एक व्यक्ति जो है, जिसके दिमाग में कुछ विचार है, वो लोगों के सामने यदि बोलकर प्रकट कर रहा है तो भाषण हो जाता है। लिखकर यदि प्रकट कर रहा है तो पुस्तक का जरिया लेगा। यदि वो कुछ दिखा करके, कोई चलचित्र के माध्यम से दिखा रहा है तो वो फिल्म निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप जब भाषण देते हैं तो कई लोगों को समस्या हो जाती। जब आप कई बार फिल्म निर्माण करेंगे तो क्या होगा कि कई लोगों को समस्याएं हो जाती। कई बार तो क्या होता है, किसी पुस्तक का भी विरोध किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि आप किसी के भाषण का विरोध करते हैं तो यानी कि उस व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, उसका विरोध किया जा रहा है। हमारे समाज में तो जो कई बार पिक्चर्स का भी बहिष्कार किया जाता है, कई बार फिल्मों का बहिष्कार किया जाता है। और यानी कि आप यहाँ पर देखिएगा, फिल्मों का बहिष्कार होगा तो यानी कि जो प्रोड्यूसर्स और जो डायरेक्टर्स हैं, तो उनके दिमाग के जो आइडियाज़ हैं उनका विरोध किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई मौलिक अधिकार तो वो अधिकार होते हैं जो किसी के द्वारा छीने नहीं जा सकते। तो यानी कि फिल्म का विरोध किया जा रहा है तो जो डायरेक्टर है उसके दिमाग के जो आइडियाज़ हैं उनका विरोध किया जा रहा है। यानी कि किसी के भाषण का विरोध किया जा रहा है तो यानी कि उसका बोलने और अभिव्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी कि आपका बोलने का अधिकार समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसी बात बोलते हैं जो कि राष्ट्रद्रोही हो, यानी कि जो कि आप देशद्रोही की बातें बोलेंगे, तो आपका ये जो बोलने का अधिकार है, आपका जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग किसी को गाली देते हैं, यानी कि दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप यदि किसी की मान हानि करते हैं तो आपका मूल अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। भाई अधिकार आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपनी बात को स्पष्ट कर पाए, आपका दमन न हो, आपका शोषण न हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का विरोध करें, यानी कि आप दूसरे को मानहानि करें। यहाँ पर बोलने के अधिकार पे बात की जाती है। अब देखो दोस्तों, जो फिल्म निर्माण होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। कई बार हमारी सोसाइटी के द्वारा विरोध किया जाता है, किसका? फिल्म का। तो यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यहाँ पर ये कहना है कि जैसे देखो, प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर है उसने पिक्चर का यहाँ पर शूटिंग वगैरह करके तैयार कर ली। अब यहाँ पर एक संस्था होती है सेंसर बोर्ड नाम की। सेंसर बोर्ड नाम की एक संस्था होती है जो कि चेक करेगी कि ये जो पिक्चर है, ये जो फिल्म है, ये सोसाइटी को दिखाने लायक है या नहीं। यदि सेंसर बोर्ड ने इस पिक्चर को यदि पास कर दिया तो ये सोसाइटी के पास में चली जाएगी। अब यदि सोसाइटी के पास में यदि ये पिक्चर चली गई तो सोसाइटी को इस पिक्चर का विरोध नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यदि पिक्चर किसी एक व्यक्ति को पसंद ना आए या फिर एक वर्ग को या एक समूह को पसंद ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिक्चर को बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि इसको यानी इसके बारे में देखने के लिए कौन बैठा हुआ है? सेंसर बोर्ड। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सेंसर बोर्ड क्या पिक्चर को रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है सेंसर बोर्ड। किसी भी बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी होती जो कि सेंसर बोर्ड में अटक जाती। अब सेंसर बोर्ड जो है किसी भी पिक्चर को समाज में जानने से पहले किस आधार पर रोकता है? तो वो रोकता है कि यदि किसी सांप्रदायिक दंगे को फैला सके,
कोई भी ऐसी पिक्चर जो किसी धर्म के विरोध में बनाई जाती हो, किसी जाति के विरोध में बनाई जाती हो, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दे, जो कि अलगाववाद की भावनाओं से प्रेरित हो, तो वो जो भाषा यानी कि वो जो भी ऐसी पिक्चर होगी तो उसको सेंसर बोर्ड अटका देता है। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि आपका जो बोलने एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है ये तब तक ही होगा जब तक आप लोग दूसरे के मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, और यानी कि आप लोग कहीं पर भी देशद्रोही घटनाओं में नहीं बोलते हैं, देशद्रोही घटनाओं का साथ नहीं देते, तब तक आपको बोलने एवं अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद संख्या 19 का क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 2 बेसिकली सम्मेलन करने का अधिकार देता है, यानी कि आपको आंदोलन करने का अधिकार देता है। कई बार क्या होता है कि पावर के अंदर जो शासक वर्ग होता है, गवर्नमेंट जो होती है, उसकी नीतियों से आप नाखुश होते हैं, यानी कि ऐसी डिसीजन जिससे कि आप नाखुश हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार के विरोध में सम्मेलन कर सकते हैं। आंदोलन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद संख्या 19। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन है। आप आंदोलन करते वक्त किसी भी प्रकार के हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे, आप सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ नहीं करने वाले, यानी कि सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर हथियारों का उपयोग नहीं करने वाले, यानी कि शांतिपूर्वक सम्मेलन होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जब सम्मेलन होगा तो ये तो है नहीं किसी एक व्यक्ति का, यहाँ पर बेसिकली एक ही व्यक्ति को समस्या होगी। जब बहुत सारे लोगों को यदि समस्या हो जाए या फिर अपने हितों को बचाने के लिए क्लोज नंबर 3 के अंदर ये बात बताई गई कि संगठन बनाने की आज़ादी है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, किसान जो है तो वो अपने हित को बचाने के लिए किसान यूनियन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो अपने हित को बचाने के लिए ट्रेड यूनियन का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि ड्राइवर यूनियन भी होती है। बेसिकली जो भी ऑक्यूपेशन है, मजदूर है, वो अपनी यूनियन बनाते हैं। हर वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी यूनियन बनाने की उनको आज़ादी देता है अनुच्छेद संख्या 19। देखिएगा दोबारा, अनुच्छेद संख्या 19 का पहला क्लोज बोलता है कि हर वर्ग, हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को उनके आइडियाज को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि वो किसी भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि उनको संगठन बनाने की आज़ादी होगी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं। स्टूडेंट यूनियन बनती है आजकल, तो छात्र जो होते हैं उनको यूनियन बनाने की, जब वो यूनियन बना पाते हैं तो कहाँ से, अनुच्छेद संख्या 19 का उपयोग करके। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आप भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद संख्या 19 जो है वो भारत के हर नागरिक को कहीं पर भी घूमने की आज़ादी देता है। इसके बाद में देखो, यदि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान के चलो तमिलनाडु का व्यक्ति यहाँ पर कुल्लू मनाली में घूमने आता है, और कुल्लू मनाली की जो जलवायु है या फिर वहाँ का क्षेत्र उसको पसंद आ जाता है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद संख्या 19 जो है वो उनको निवास करने का अधिकार देता है कि भैया आप तमिलनाडु से आकर के कुल्लू मनाली में शिफ्ट हो सकते हैं। यानी कि हमारा जो संविधान है वो बेसिकली कहीं पर भी घूमने की आज़ादी देता है। तत्पश्चात कहीं पर भी घूमने के बाद में यदि उसको कहीं निवास स्थान यदि अच्छा लगे तो कहीं पर भी निवास भी कर सकता है, यानी कि कोई भी जगह यदि अच्छी लगे तो वहाँ पर वो रह सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, जब यानी कि मान के चलो इस चीज़ को, यदि वह व्यक्ति जो तमिलनाडु का है वो कुल्लू मनाली में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पर रहेगा, तो अपने जीवन को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है। ये बेसिकली बात करता है व्यापार एवं काम की स्वतंत्रता, जो व्यापारिक अधिकार है। बेसिकली बात यह है कि आपको पूरे देश के अंदर कहीं पे भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आप चाहो जहाँ पर भी किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अनुच्छेद संख्या 19 यही बात बोलता है कि आपको बेसिकली यहाँ पर जो देश के नागरिक हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता है, उनको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन सम्मेलन के दौरान राष्ट्र के विरोध में किसी भी प्रकार का सम्मेलन नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के विरोध में सम्मेलन नहीं होना चाहिए, हथियारों का उपयोग नहीं होना चाहिए। आंदोलन हो तो शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। यहाँ पर आपको संगठन बनाने की आज़ादी होगी, यानी कि जो देश के जो नागरिक हैं उनको संगठन बनाने की बेसिकली आज़ादी होगी। तत्पश्चात उनको घूमने की आज़ादी है, घूमते वक्त यदि कोई जगह पसंद आ जाए तो उनको कहीं पर भी निवास करने की आज़ादी है। यदि बात की जाए तो अंतिम जो है वो है दोस्तों कहीं पर भी व्यापार करने की, कहीं पर भी काम करने की स्वतंत्रता है। आप लोग देखेंगे कि जो बिहार के लोग हैं वो दिल्ली में आकर के काम करते हैं, बिहार के जो लोग हैं, यूपी बिहार के लोग दक्षिण भारत में काम करने जाते हैं। तो ये उनको स्वतंत्रता कहाँ से मिली, कहीं पर भी काम करने की आज़ादी कहाँ से मिली, अनुच्छेद संख्या
19 से। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 19 क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 20 के बारे में। देखो, अनुच्छेद संख्या 20 जो है ये बेसिकली आरोपी व्यक्ति का अधिकार होता है। आरोपी व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं जो कि अनुच्छेद संख्या 20 के अंदर दिए गए हैं, हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो आरोपी व्यक्ति है जब उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाएगा तो उसको जब सजा दी जाएगी तो अपराध के समय के अनुसार सजा दी जाएगी। इस चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं। देखो, मान के चलो यदि कोई अपराधी है जिसने 2005 के अंदर चोरी की थी और उस वक्त का कानून ये कहता था कि चोरी करने वाले को 2 वर्ष के लिए कैद की सजा होगी। अब मान के चलो जब उसको यहाँ पर बेसिकली जबकि जुडिशरी के द्वारा जब जजमेंट दिया जाता है, जब उसको सजा सुनाई जाती है तो 2025 का समय आ जाता है और 2025 में ये कानून बना दिया जाए कि चोरी करने वाले को फांसी दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा अनुच्छेद संख्या 20 ये बात बोलता है कि चाहे उसको सजा कभी भी सुनाई जाए, उसको सजा जो है बेसिकली जब उसने अपराध किया होगा उसी वक्त के कानून के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। यानी कि जब व्यक्ति ने 2005 में चोरी की थी तो उसको 2025 में बेशक सजा सुनाई जाए, लेकिन सजा सुनाते वक्त ये ध्यान रखा जाए कि 2005 में चोरी करने वाले की सजा क्या थी। तो चोरी करने वाले की सजा उस वक्त 2 वर्ष की कैद थी, तो जब 2025 में जब सजा सुनाई जाएगी तो उसको 2 वर्ष की कैद होनी चाहिए, ना कि 2025 के कानून के हिसाब से उसको फांसी की सजा होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब व्यक्ति को यानी कि जब किसी भी अपराधी को सजा सुनाई जाती है तो उस वक्त का ही कानून उठाया जाता है, उस वक्त के नियम कानून देखे जाते हैं जब उसने अपराध किया हो। अब देखिएगा, दूसरी बात यह है यहाँ पर डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एक अपराधी है उसको एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी। यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि एक बार चोरी की तो उसको उसके लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, ना कि उसको बार बार सजा दी जाएगी। यानी कि एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। किसको? ये जो अपराधी सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये नियम कानून क्यों लेके आया गया है? ये बेवकूफ़ी सी बात लगती है। क्या है कि चोरी जो बेसिकली क्या है, चोरी यानी कि कहीं ना कहीं एक अवधारणा बन जाती है। चोरी यानी कि एक अवधारणा बन जाती है कि भाई ये इस व्यक्ति ने एक बार चोरी की है तो दोबारा भी चोरी कर सकता है। तो यानी कि दोबारा उसके शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यानी कि शक के आधार पर उसको दोबारा से सजा नहीं दी जा सकती है तब तक कि जब तक वहां पर उसका दोबारा से यानी कि उसके ऊपर अपराधी सिद्ध न हो जाए। अब देखो दोस्तों, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि ये व्यक्ति कौन है? अभी आरोपी व्यक्ति है। आरोपी व्यक्ति वो होता है जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगाया जाए, जिसके ऊपर शक किया जाए, ना कि ये अभी यानी कि सिद्ध नहीं हुआ इसके ऊपर आरोप। जब तक इस पर सिद्ध नहीं हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? आरोपी व्यक्ति। और जब इस पे आरोप सिद्ध हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? तब जाकर के ये अपराधी कहलाएगा। तो देखो, यहाँ पर ये बात बोली जाती है अनुच्छेद संख्या 20 के अंदर कि जो आरोपी व्यक्ति को है, आरोपी व्यक्ति को जबरन अपराध कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आरोपी व्यक्ति है जिसको यानी कि एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, पुलिस प्रशासन यदि उसे जेल में बंद रखती है तो यानी कि जिस पर शक किया गया उसको अपराध कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि भाई पुलिस प्रशासन यानी कि मार मार के बांस के लठ उसको यदि कबूल करने के लिए, अपराध कबूल करने के लिए यदि प्रताड़ित करेगी तो वो जो इस हिसाब से यानी कि प्रताड़ित नहीं कर सकती। यहाँ पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। भाई यदि उसने वास्तविकता में ही यदि अपराध किया है तो उसे कबूल करना होगा, लेकिन यदि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती उसने अपराध किया ही नहीं है और फिर भी जाकर के पुलिस प्रशासन यदि उसको प्रताड़ित कर रहा है कि भाई आप कबूल करो, ऐसे कबूल नहीं किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि यदि उसने कबूल कर लिया तो जो बेसिकली जो वास्तविक जो अपराधी है वो तो बच जाएगा और जो निर्दोष अपराधी है वो पुलिस के डर से यानी कि इस दबाव की वजह से वो जो निर्दोष है वो बेचारा मारा जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली किस लिए लिखा गया? ये इसलिए लिखा जाता है कि यदि यानी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा यदि किसी जो आरोपी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है तो वो यदि पुलिस के सामने उस वक्त यदि कबूल कर लेता है कि हाँ भाई मैंने ये जुर्म किया है, लेकिन यदि वो जुडिशरी में जाकर के बोल दे कि मैंने जुर्म नहीं किया था, मुझे पुलिस के द्वारा दबाव दिया जा रहा था, तो जुडिशरी है वो मानेगी कि भाई हाँ पुलिस के द्वारा इसके ऊपर दबाव दिया जा रहा था और पुलिस ने यदि इस पे दबाव दिया है तो पुलिस के सामने जो इसने बयान दिया था, पुलिस के सामने अपराध को कबूल किया था, वो नहीं माना जाएगा। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 20 समझ में आया होगा। अनुच्छेद संख्या 20 जो है वो पहली बात तो यही बताता है कि अपराधी ने जब अपराध किया था उस वक्त के कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी।
दूसरी बात यह है कि एक बार यदि उसने अपराध किया है तो उसको एक बार ही सजा दी जाएगी। तीसरी बात यह है कि जो कोई अपराधी है, यानी कि जो अपराधी है या फिर यानी कि जो आरोपी व्यक्ति है, उसको आरोप बेसिकली कबूल करने के लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता है। यदि उसने यदि उसने अपराध नहीं किया तो उसके ऊपर बेसिकली उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता है। देखो दोस्तों, अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 21 के बारे में देखते हैं। देखो, अनुच्छेद संख्या 21 जो है ये जीवन का अधिकार है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी की बात करता है। यहाँ पे अनुच्छेद संख्या 21 को हम लोग पढ़ने के लिए दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी कि राइट टू लाइफ में, और एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि बॉडी फ्रीडम के बारे में। यहाँ पर देखो, बॉडी फ्रीडम का मतलब क्या है दोस्तों, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है दोस्त। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि यदि किसी को भी प्रताड़ित किया जाता है तो दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि किसी को भी यदि मारपीट की जा रही है तो उसके साथ में शरीर को यदि प्रताड़ित किया जाता है तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की शरीर के साथ में प्रताड़ित नहीं किया जाए, किसी को मारा पीटा न जाए, तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता बच पाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिएगा, छोटे स्कूल के अंदर जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टीचर्स के द्वारा पीटा जाता है। जब टीचर के द्वारा जब बच्चों को पीटा जाता है तो यानी कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, और यानी उनको प्रताड़ित किया जाता है तो यानी कि उनकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन हो रहा है। और जब दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है तो उनकी जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, आर्टिकल नंबर 21 जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल नंबर 21 का जब उल्लंघन हो रहा है तो उनके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जब मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो जो टीचर है वो एक तरीके से गुनहगार है, उसको सजा मिल सकती है, लेकिन उस वक्त हमको मालूम नहीं थी, वरना हम लोग अपने टीचर्स को बख्शते नहीं। यहाँ पर देखो दोस्तों, शारीरिक रूप से यदि किसी को भी प्रताड़ित किया जाए तो वो दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। यहाँ पर देखो, दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है बलात्कार। यदि किसी भी महिला के शरीर के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, तो यानी कि दैहिक स्वतंत्रता है वो भी तो समाप्त हो रही। यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अंदर हम लोगों को यही देखना है कि अनुच्छेद संख्या 21 जो है जीवन के अधिकार की बात करता है। जीवन के अधिकार का एक पार्ट ये भी है कि उसका जो शरीर है वो सुरक्षित होना चाहिए। तो अनुच्छेद संख्या 21 जो है हर व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा की बात करता है। यदि किसी भी प्रकार से शरीर के साथ में प्रताड़ना होती है, शारीरिक प्रताड़ना होती है, तो वो उसके बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकता है। मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकता है। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को देख लिया, इसके बारे में डिटेल से और देखेंगे, लेकिन अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी का मतलब होता है निजी स्वतंत्रता, जो कि प्राइवेसी के बारे में होता है। यानी कि आप लोग चाहो जैसा कपड़ा पहनेंगे, लाल पहनो, पीला पहनो, गुलाबी पहनो, जैसा पहनो, चाहो तो पहनो या फिर मत पहनो, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी निजी स्वतंत्रता है। ये आपके जीवन जीने का अधिकार है। देखो, जीवन जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बस शरीर है, घूम रहे हो इस शरीर को लेकर के। जीवन जीने का मतलब होता है कि आपकी कुछ विशेष जो इच्छाएं हो वो पूरी हो। तो जो किसके अंदर आती है, लिबर्टी के अंदर आती है, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। तो यानी कि आप चाहो जैसे कपड़े पहन पाओ, आप चाहो जैसे अपना खाना पीना खा पाओ। तो ये आपको स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद संख्या 21 से ये स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें होती है जो कि आप दूसरों के सामने नहीं दिखाना चाहते हो। तो यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति आपकी निगरानी रखता है, यदि आप पर कोई नियंत्रण करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये मेरे ऊपर नियंत्रण कर रहा है, ये मेरी निगरानी रख रहा है। यहाँ तक कि आप जो है किसी के मोबाइल के पास, यानी कि आप किसी के भी ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकते, कोई आपका गुलाम नहीं रहेगा, आप किसी पर निगरानी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये उस व्यक्ति का क्या है, जीवन का अधिकार है, और जीवन का अधिकार में कहीं ना कहीं लिबर्टी की बात आ जाती, किसी की भी प्राइवेसी में आपको दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या बात की है, एक तो शारीरिक रूप से बात कर ली कि भाई शारीरिक सुरक्षा की बात करता है अनुच्छेद संख्या 21, और दूसरी बात क्या है, वो कुछ प्राइवेसी की बात करता है। प्राइवेसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर मान सम्मान भी आता है। भाई जीवन सिर्फ शरीर की सुरक्षा करना ही थोड़ी ना जीवन है, ये तो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद संख्या 21। और जीवन का अधिकार सिर्फ ये नहीं है कि शरीर की सुरक्षा हो जाए,
जीवन का अधिकार का मतलब यह है कि शारीरिक सुरक्षा प्लस में मान सम्मान होना चाहिए। आपको घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, व्यापार करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यानी कि बोलने की स्वतंत्रता कहाँ है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता कहाँ है, ये आती है अनुच्छेद संख्या 19 से। तो देखो दोस्तों, ये जो पोर्शन है ना लिबर्टी वाला, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, कि भाई आपको स्वतंत्रता मिलती है, तो ये बेसिकली दोस्तों कहाँ से आता है, पूरा का पूरा अनुच्छेद संख्या 19। आप चाहो तो अनुच्छेद संख्या 21 के अंदर जोड़ सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 19 जो है वो पूरा का पूरा अनुच्छेद संख्या 21 समेट लेता है। अब यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है कि आर्टिकल 21 इज 19, अनुच्छेद संख्या 21 जो है वो 19 हो सकता है, बट आर्टिकल 19 इज नॉट कंप्लीटली 21। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यदि अनुच्छेद संख्या 21 को अनुच्छेद संख्या 21 बोले तो हो सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 21 को यदि हम लोग अनुच्छेद संख्या 19 बोले तो हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद संख्या 21 जो है इसमें दो चीजें आती है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इसके अंदर शारीरिक वाला पोर्शन भी आ रहा है, और लिबर्टी वाला अनुच्छेद संख्या 19 पूरा का पूरा आप उठा सकते हो। तो हम लोग अनुच्छेद संख्या जो 21 है ये पूरा का पूरा हम लोग 19 भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है, लेकिन हम लोग अनुच्छेद संख्या 19 को 21 नहीं बोल सकते हैं कि भाई अनुच्छेद संख्या 19 को 21 कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद संख्या 19 जो है उसके अंदर लिबर्टी वाला पोर्शन तो कवर किया गया है, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, दैहिक स्वतंत्रता की बात है, वो अनुच्छेद संख्या 19 नहीं करता है। यदि यहाँ पर बात की जाए तो अनुच्छेद संख्या 21 जो है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद संख्या 19 से बड़ा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। अब देखो दोस्तों, आपको शायद तक समझ में आ गया होगा अनुच्छेद संख्या 21 के बारे में। देखो अनुच्छेद संख्या 21 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद संख्या 21 का ए जो है वो बेसिकली शिक्षा का अधिकार है, यानी कि राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन जो है ये हमारा मूल अधिकार नहीं हुआ करता था 1950 के अंदर जब संविधान बना था शुरुआत में। इसको मूल अधिकार बनाने के लिए हम लोगों ने 86वां संविधान संशोधन किया 2002 के अंदर, तब जाकर के राइट टू एजुकेशन है ये हमारा फंडामेंटल राइट बनता है। ये पहले डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था। देखो दोस्तों, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या फर्क है। डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करने के लिए बाउंडेशन नहीं है, यानी कि जब तक शिक्षा का अधिकार डीपीएसपी हुआ करता था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये यानी कि बाउंडेशन नहीं थी कि ये हमें शिक्षा प्रोवाइड करे ही करे। लेकिन जब इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार बना दिया जाता है, तो शिक्षा का अधिकार बना दिए जाने के बाद में गवर्नमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, गवर्नमेंट के ऊपर ये बाउंडेशन हो जाती है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, तो ये क्या है, अपना शिक्षा का अधिकार के तहत आपको प्रोवाइड की जाती है। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कि आपको अभी अनुच्छेद संख्या 21 के बारे में बताया कि जीवन का अधिकार के बारे में किसी भी प्रकार से शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती किसी को भी, और ना ही प्राइवेसी जो बेसिकली यानी कि प्राइवेट लाइफ उसमें ताक झांक करने की अनुमति दी जाएगी किसी को। लेकिन गवर्नमेंट खुद ही किसी को फांसी की सजा दे देती है, किसी को जेल में रखती है, तो यानी कि जीवन का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 21 ये बात भी बोलता है कि आपका जीवन का अधिकार तब तक ही जीवन का अधिकार रहेगा जब तक आप नियम कानून को फॉलो करेंगे। यदि आप देश के नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके ये जो अधिकार हैं ये समाप्त कर दिए जाएंगे। तो देखो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद संख्या 22 की तरफ। अनुच्छेद संख्या 22 जो है ये हर व्यक्ति को दिया जाता है, यह है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जब आपको यानी मान के चलो यदि किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा तो उस वक्त हम लोगों को कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, हमारी कुछ आज़ादी होती है, यानी कि हम लोग अरेस्ट के खिलाफ में हम लोगों को कुछ जो राइट मिलते हैं उसके बारे में हमारा अनुच्छेद संख्या 22 बात करता है। अनुच्छेद संख्या 22 ये बात बोलता है कि यदि किसी को भी अरेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा यदि किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास में ये राइट होता है कि वो गिरफ्तारी का कारण पूछ सके कि भाई मुझे किस कारण से हमें अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके पास में ये सहूलियत होगी कि वो कानूनी काम को आसानी से अपना करवाने के लिए वकील की व्यवस्था हो सके, यानी कि हर व्यक्ति अपना वकील रख सकता है और गिरफ्तारी का कारण जानने के लिए उसके पास में अनुच्छेद संख्या 22 जो अधिकार देता है। अब देखो दोस्तों, यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि ये अनुच्छेद संख्या 22 ये बात बोलता है कि पुलिस जो है अपने पास में ज़्यादा समय इस व्यक्ति को नहीं रख सकती, क्योंकि
पुलिस के पास में यदि ज़्यादा समय तक इस व्यक्ति ये रहेगा तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो उसका शारीरिक दोहन यानी कि शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेगी। पुलिस के ऊपर बाउंडेशन ये लगा दी जाती है कि गिरफ्तार जिस व्यक्ति को किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशरी के पास में ले जाओ। आपने क्यों गिरफ्तार किया? क्या उसने यानी कि कोई ना कोई जुर्म किया होगा, कोई ना कोई अपराध किया होगा। यदि उसने अपराध किया है तो जुडिशरी के पास में ले जाओ ताकि जुडिशरी जो है उसको सजा दे सके। यदि वास्तविकता में वो अपराधी है तो उसे सजा देगी, अदरवाइज उसको बेल दे देगी, यानी कि उसको यानी कि जमानत कर देगी। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं दोस्तों। अनुच्छेद संख्या 22 यही बात बोलता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिनियम है ये। गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है ये। इसमें बेसिकली सबसे पहली बात है गिरफ्तारी का कारण आप जान सकते हैं। यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है आप अपने पास में अपनी कानूनी सहायता के लिए वकील रख सकते हैं। और तीसरी बात क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको जुडिशरी के सामने पेश करना होगा। यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना कि जब जुडिशरी के पास में पेश किया जाएगा तो जो वाहन से आने जाने का समय लगता है, जो जाने आने का समय लगता है, वो काउंट नहीं किया जाता है 24 घंटे में। इसका भी कारण है कि यानी कि मान के चलो जेल से लेकर के जुडिशरी के जाने के बीच में यदि 2 घंटे का समय लगता है, उसके बीच में यदि जाम लग गया, जाम हो सकता है 7 घंटे भी लग जाए, 8 घंटे भी लग जाए, 10 घंटे भी लग जाए बड़े शहरों के अंदर, तो उस वक्त क्या कहा जाता है कि आने जाने का जो समय होता है वो इस 24 घंटे के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। कि यानी कि यहाँ पर ये बात कही जाती है कि जो पुलिस है किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर हिरासत में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर ये चीज भी बोल दी जाती, यानी कोई विदेशी शत्रु हो, यदि विदेशी राष्ट्र का यदि कोई दुश्मन नागरिक हो या फिर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंद के अनुसार यदि गिरफ्तार किया जाता है, ना तो उसे फिर गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंद के आधार पर यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे ना तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, ना ही उसको बेसिकली 24 घंटे के बाद में जुडिशरी में बेसिकली यानी कि पहुंचाना बाध्यकारी होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि निवारक नजरबंदी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि गवर्नमेंट किसी को अपराध करने के बाद में भी गिरफ्तार कर सकती है और अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी व्यक्ति को यदि अपराध करने के पश्चात यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कहा जाता है दंडात्मक निरोध, यानी कि पुनिटिव डिटेंशन कहा जाता है। और एक ऐसी स्थिति जिस वक्त अपराध करने से पहले ही यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे निवारक नजरबंदी कहते हैं, उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपराध किया हो और अपराध के बाद में यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको सजा देने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी ने अपराध ही नहीं किया, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया, तो इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि किसी अपराध को होने से बचाने के लिए यदि गिरफ्तार किया जाए तो उसको निवारक नजरबंदी कहा जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिएगा, जब यहाँ बेसिकली 2019 के अंदर जब अनुच्छेद संख्या 370 को हटाया जाता है तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जैसे जो यहाँ के नेता थे तो उनको बेसिकली यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। उनको क्या कर लिया जाता है? निवारक नजरबंद कर लिया जाता है, क्योंकि जब अनुच्छेद संख्या 370 को वहां से हटाया जाता है तो वो लोग उसका विरोध करते थे। वो लोग चाहते थे कि अनुच्छेद संख्या 370 को नहीं हटाया जाए। अब जब अनुच्छेद संख्या 370 को हटा दिया तो वो लोग वहां की जनता के साथ में वहां पर भड़काऊ भाषण देंगे, यानी कि वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, वहां पर अलगाववाद हो सकता है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। तो यानी कि उन लोगों को उस वक्त बंद कर दिया गया। क्यों उनको निवारक नजरबंद कर दिया गया? क्यों? क्योंकि यदि उनको उस वक्त आजाद छोड़ दिया जाता तो वो प्रतिक्रियाएं करते और उस प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये जो जम्मू कश्मीर है ये भारत की एकता अखंडता के ऊपर खतरा होता। तो यानी कि एक ऐसी स्थिति जब किसी भी व्यक्ति को अपराध से पूर्व यदि पकड़ लिया जाए, यदि अपराध से पूर्व यदि गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसको निवारक नजरबंद कहा जाता है। हमने क्या बताया था आपको कि यह अनुच्छेद संख्या 22 जो है वो गिरफ्तार के विरुद्ध में संरक्षण का अधिकार देता है। यानी कि हम लोगों ने बताया ना कि सबसे पहले तो भाई आपको कारण जानने का अधिकार है, आपको कारण बताना होगा प्रशासन को कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आपको वकील देने का अधिकार होगा, तत्पश्चात आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशरी के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन जो निवारक नजरबंद वाले हैं
ना तो इनको न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पहुंचाया जाएगा, यहाँ पर इनके बेसिकली ना ही कोई कारण बताया जाएगा, इनको जाकर के सीधा पकड़ते हैं और जेल में पटकते हैं। ये बेसिकली क्यों किया जाता है निवारक नजरबंद? किसी भी काम यानी कि किसी भी जुर्म को रोकने के लिए, किसी अपराध को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। और यहाँ पर पुनिटिव डिटेंशन क्या होता है? अपराध के पश्चात में यदि किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जाए, यहाँ पर ये क्या कहलाता है? पुनिटिव डिटेंशन कहलाता है। अपराध के बाद में यदि किसी को पकड़ा जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि क्या कारण है, उसको वकील की व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी और तत्पश्चात बेसिकली दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर, जो पुनिटिव डिटेंशन के तहत यदि किसी को पकड़ा जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशरी के सामने पेश किया जाएगा, ताकि जुडिशरी जो है उसको सजा दे सके। अब इसको जुडिशरी के सामने पेश करके करेंगे क्या? क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है न्याय देना, यानी कि सजा सुनाना। अब जिसने कोई अपराध ही नहीं किया तो उसको क्या सजा सुनाएंगे? आई होप कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन और पुनिटिव डिटेंशन इन दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर यदि यानी कि गवर्नमेंट तो किसी को भी डिटेन कर सकती है, यानी कि किसी को भी नजरबंद कर सकती है। जब भी चुनाव का टाइम आएगा तो जाकर के बीजेपी सरकार जो है वो कांग्रेस वाले नेताओं को उठवा लेगी कि भाई आप लोग, यानी कि निवारक नजरबंद कर लेगी उनको, ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। तो क्या आधार होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, निवारक नजरबंद करने के क्या आधार होते हैं? किसको गिरफ्तार किया जाएगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बात है, उन्हीं व्यक्तियों को अधिकार यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाएगा, उन्हीं व्यक्तियों को निवारक नजरबंद किया जाएगा जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हो, जो कि जो लोक व्यवस्था है, पब्लिक जो सिस्टम है, इसके लिए खतरा बन सकते हो, या फिर देश की रक्षात्मक कारण के लिए देश के विरोध में हो सकते हो, जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ में हो, उन व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है? निवारक नजरबंद किया जा सकता है। इसी के आधार पर निवारक नजरबंद किया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंद किया हो उसको कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? उसको शुरुआत में 3 महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है। अब देखो, हो सकता है कि 3 महीने के अंदर, जैसे कि महबूबा मुफ्ती को यहाँ पर 3 महीने के लिए रख लिया गया, लेकिन जो व्यवस्था है, वहाँ का जो सिस्टम है वो कंट्रोल में नहीं हो पाता है, यानी कि वहाँ की जो समस्या है वो कंट्रोल नहीं हो पाती 3 महीने में। तो इसको बढ़ाने के लिए जो एक बोर्ड है उसके सामने पेश किया जाएगा इस व्यक्ति को। बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा उसकी क्वालिफिकेशन है, यानी कि वो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी जैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि बोर्ड का अध्यक्ष हो। वो अध्यक्ष यदि अनुमति देता है तो इसकी जो 3 महीने की जो अवधि है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद संख्या 22 क्या बात बोलता है। अनुच्छेद संख्या 22 जो है वो बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा। मतलब ये है कि जो गिरफ्तारी का कारण पता होना चाहिए, सबसे पहले उसको वकील मुहैया किया जाएगा, और यदि उसके बाद में उसको जुडिशरी के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। यहाँ पर जो निवारक नजरबंद के द्वारा यदि ऐसा होता है तो उसको वो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंद, और दंडात्मक निरोध, पुनिटिव डिटेंशन, इन दोनों में अंतर क्या होता है ये बता दिया गया है आपको। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ये जो नियम है ना, यानी कि राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, रक्षात्मक कारण, ये कौन आधार तय मतलब ये जो आधार है कौन तय करेगा? भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार कौन तय करेगा? तो वो होती है पावर संसद के पास में, और संसद ने ऐसे नियम बनाए भी हैं आज तक जिनको हम लोग बोलते हैं मीसा, टाडा, पोफेपोसा, पोटा, और भी अनेकों नियम हैं। तो हम लोग देखते हैं कि संसद ने दोस्तों एक मीसा बनाया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। देश की जो आंतरिक सुरक्षा है इसके मेंटेन करने के लिए मीसा बनाया जाता है। कब बनाया गया था? 1971 के अंदर, और इसको समाप्त किया जाता है जनता पार्टी के द्वारा 1978 में। इसकी कहानी देखो, 1971 में क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? जब भारत पाकिस्तान का जब विवाद होता है बांग्लादेश को लेकर के, तब बहुत सारी यानी कि आंतरिक जो सुरक्षा थी देश की उसके ऊपर खतरा आने लगा। तब जाकर के इंदिरा गांधी के दौरान 1971 में मीसा का एक्ट का फॉर्मेशन होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इसका क्या होता है दोस्तों, 1976 का दौरान जब यहाँ पर बेसिकली आपातकाल का वो होता है, इनके आपातकाल का दौर होता है, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उस वक्त जो विपक्ष के लीडर थे वो आपातकाल का विरोध कर रहे थे। जो लीडर आपातकाल का विरोध कर रहे थे उनको निवारक नजरबंद के अनुसार, यानी कि उनको बिना किसी भी प्रकार का कारण बताए उनको निवारक नजरबंद कर लिया। जो विपक्ष के नेता थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में पटकवा दिया, यानी कि मोरारजी देसाई जैसे जो नेता हुआ करते थे वो 1976 के अंदर जाकर के उनको जेल में पटक दिया। किस कानून का उपयोग किया उन्होंने? मीसा का। तो यानी कि मीसा जो कानून है इसका दुरुपयोग किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 के समय पर।
और जब मीसा का दुरुपयोग किया जाता है किनके खिलाफ में, जो विपक्ष के नेता थे, तो विपक्ष के नेता जो थे वो मीसा का विरोध कर रहे थे। आपने यदि इतिहास पढ़ा हो तो देखिएगा 1977 के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, आपातकाल जब देश में समाप्त होता है और 1977 में जब इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त जनता पार्टी की सरकार बनती है। और जनता पार्टी सरकार जब बनती है तो उन्होंने जनता पार्टी की सरकार 1977 से लेकर के 1980 तक होती है, यानी कि उन लोगों ने 1977 से 80 तक जब राज किया था। तो 1977 के बाद में 78 आता है और 1978 के अंदर जाकर के मीसा को समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा। आई होप कि आपको मीसा के बारे में समझ में आ गया होगा। ऐसा ही दोस्तों एक टाडा था, यानी कि टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्ट। यहाँ पर क्या है, जो यानी कि आतंकवादी घटनाओं के विरोध में बनाया जाता है, इसको बेसिकली 1985 के अंदर बनाया जाता है। ये क्या है भाई, हम लोग देखेंगे जब इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, अलग क्लास चल रही है उनकी, तो वहाँ पर देखिएगा 1980 और 90 का कश्मीर और पंजाब का बड़ा ही खूनी इतिहास रहा। यहाँ पर अलगाववाद की भावनाएं थी, पंजाब के अंदर खालिस्तान को लेकर के विवाद हुए हैं, यहाँ कश्मीर के अंदर यहाँ पर बेसिकली कश्मीर खुद अलग होना चाहता था। तो यहाँ पर अलगाववाद के आंदोलन हुए हैं। आतंकवादी घटनाएं जब बढ़ गई थी तो आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, जो अलगाववाद की घटनाएं थी इनको रोकने के लिए यहाँ पर टाडा लागू कर दिया जाता है। वहां पर किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंद कर लिया जाता था। यानी कि टाडा क्या था, 1985 में बनाया गया एक ऐसा कानून जो कि पंजाब और कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बनाया गया था। ऐसे ही दोस्तों एक कोफेपोसा था। कोफेपोसा का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान हमारे जैसे नकली नोट जारी करता है, और जब वो नकली नोट जारी करता है तो भारत में भेजता है उन पैसों को, और उन पैसों से जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा होता है। स्मगलिंग का काम करता था। तो स्मगलिंग के आधार पर किसी को भी निवारक नजरबंद किया जाता था। यानी कि स्मगलिंग से क्या होता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, जब वो नकली नोट छाप रहा है तो भारत के अंदर ज़्यादा पैसा हो जाएगा, सेम पैसा, यानी कि जो हमारी आरबीआई के द्वारा नहीं छापा जा रहा है, वो नकली पैसा पाकिस्तान के द्वारा छापा जा रहा था, वो भारत के अंदर पास आ रहा था। तो उस पैसे की, जो नकली पैसा भारत में आ रहा था, उसको रोकने के लिए कोफेपोसा बनाया जाता है, जिसके तहत निवारक नजरबंद किया गया था बहुत से लोगों को। ऐसा ही एक एक्ट था दोस्तों पोटा। पोटा बेसिकली क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये भी आतंकवाद के विरोध में ही बनाए गए थे। ऐसे जो ये नियम कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये बेसिकली देश की आंतरिक सुरक्षा को बचाए रखने के लिए, जो देश की जो लोक व्यवस्था सकारात्मक यानी कि जो रक्षात्मक कारणों से इसको बनाया जाता है। तो यानी कि आतंकवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो देश के लिए बेसिकली एकता अखंडता के लिए खतरा क्या होता है? आतंकवाद है, स्मगलिंग है, ये सब चीजें तो है। तो इनके विरोध, इन्हीं के लिए कानून बनाया गया था। अब देखो पोटा जो है दोस्तों, ये 2002 के अंदर एनडीए की सरकार के द्वारा बनाया गया था। 2002 के अंदर एनडीए की सरकार के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आपको मालूम हो तो 2004 के अंदर जाकर के यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। जब यूपीए की सरकार आती है तो इसको, पोटा को 2004 में जाकर के समाप्त कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि मीसा, टाडा, कोफेपोसा, पोटा क्या है? ये सब निवारक नजरबंद के कानून है जो कि विभिन्न पार्टियों के द्वारा लेके आए गए थे। किस लिए लेके आए गए थे? देश की जो व्यवस्था है, जो देश की आंतरिक व्यवस्था, इसको मजबूत बनाए रखने के लिए, देश की जो लोक व्यवस्था इसको मजबूत बनाए रखने के लिए। लेकिन समय के साथ में इन जो एक्ट है इनका दुरुपयोग भी किया जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये सब यदि भाई किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंद किया जा रहा है तो उस व्यक्ति का जो मूल अधिकार है वो तो समाप्त हो रहा है। उस व्यक्ति का जो जीवन जीने का अधिकार है वो जेल में कट रहा है। तो यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये बात बोली भी थी कि अभी यहाँ पर देखिएगा, हर व्यक्ति के पास में जीवन जीने का अधिकार है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश बचना चाहिए। आपका जीवन का अधिकार इतना बड़ा नहीं है जितना कि देश बड़ा है, यानी कि हमारे लिए सबसे पहले देश होता है। तो यहाँ पर बस यही हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के 22 तक हमने यहाँ पर समझाया है। सबसे पहले अनुच्छेद संख्या 19 जो है वो किसकी बात करता है? बोलने की स्वतंत्रता की बात करता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं पे भी आप रह सकते हैं, कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 20 जो है आरोपी व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद संख्या 21 जो है वो जीवन के अधिकार की बात करता है, और अनुच्छेद संख्या 22 जो है गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि निरोध के से संरक्षण की बात करता है। आई होप कि आपको स्वतंत्रता के अधिकार जो है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे की नई क्लासों में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।